बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है और आयशा जो हैं वो आज मौजूद होंगी। आपको शायद ये लग रहा हो मैं ये कहने लगी हूँ कि आयशा मौजूद नहीं है। आयशा आपको ज्वाइन कर लेंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो आपको ज्वाइन करेंगी। किसी निजी मसरूफियत की वजह से वो आज जल्दी पहुँच नहीं पाई। अच्छा जी, आज की जो हमारी पहली स्टोरी है उसके बारे में आपको बता देते हैं। वो है दुनिया भर में आज साफ तवानाई का आलमी दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान ने साल 2015 में पेरिस मुआहदे में साफ तवानाई को साल 2030 तक 60% तक पहुंचाने का वादा किया था। साफ तवानाई अब है क्या? साफ तवानाई से मुराद एक ऐसी एनर्जी या तवानाई है जो कि माहौल को आलूदा किए बगैर, ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज के किए बगैर, कुदरती वसाइल को नुकसान पहुंचाए बगैर हासिल की जाती है। अब इसमें कौन सी एनर्जीज जो हैं वो आती हैं, जो आजकल आप देखते होंगे अपने इर्द गिर्द सोलर एनर्जी का ट्रेंड जो है वो बड़ी तेज़ी से मकबूल हो रहा है। ये इसमें आती है साफ तवानाई हासिल करने का एक सही तरीका है। सोलर एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। फिर इसके अलावा हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं वो भी इसी में कंसीडर किया जाता है कि क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो होते हैं। माहिरीन इस बारे में ये कहते हैं कि साफ तवानाई का इस्तेमाल ना सिर्फ माहौलियाती आलूदगी को कम करने में मदद देगी, बल्कि ईंधन की दरामदात पर खर्च होने वाली खतीर ज़र मुबादला में भी कमी लाने का सबब बन सकती है। बढ़ता हुआ दर्जा हरारत इंसानी बका के लिए खतरे की घंटी है, तो इसी वजह से क्लीन एनर्जी की तरफ दुनिया बड़ी तेज़ी से शिफ्ट हो रही है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि सोलर एनर्जी यहाँ पर भी बड़ी तेज़ी से मकबूल हो रही है और सोलर पैनल्स का इस्तेमाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। इसी मौसम की बात कर लेते हैं। ये जो वीकेंड गुजरा है ना, बड़ा ठंडा ठार वीकेंड था और जितनी शदीद ठंड पड़ी है, जो शदीद ठंडी हवाएं चली हैं, ये शायद आपने खुद भी महसूस किया होगा। और अगर नॉर्दर्न साइड पर चले जाएं तो बर्फबारी भी होती रही है। बलूचिस्तान की बात करें तो यहाँ पर बारिशों और बर्फबारी का नया सिस्टम दाखिल हुआ है। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन और मुस्लिम बाग के पहाड़ी इलाके जहाँ पर बर्फबारी हुई है। तुरबत, पंजगोर, नोशकी और ताफ्तान में मूसलाधार बारिश हुई। मरी में भी आज बारिश का इम्कान है। पिंडी, इस्लामाबाद की हम बात करें तो यहाँ पर इसके समेत पंजाब के मैदानी इलाके, आज यहाँ सब इलाकों में बादल बरसने वाले हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो बारिशों और बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग जो है वो भी उसका खतरा बढ़ जाता है। एनडीएमए की जानिब से इस बारे में अलर्ट जारी कर दिया है। इसीलिए अलर्ट जारी किया है ताकि वहां के रहने वाले लोकल्स वो भी एहतियात करें, वो भी अपने हिसाब से तैयारी कर लें अगर लैंडस्लाइडिंग होने वाली है। और अगर सयाह इन इलाकों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि इस वीकेंड पर हमने देखा एक रिकॉर्ड तादाद में सयाह खासतौर पर मरी, नथिया गली और गलियात की साइड पर गए हैं, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स डाउन हुए हैं, बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई है। अच्छा, मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में है। स्तोर का पारा -9 तक गिर गया है। स्कर्दू में पारा -5 तक गिरा है। तो ये जो इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा ठंड की लपेट में है। अच्छा, मज़ीद पूरे मुल्क में मौसम कैसा रह सकता है ये ज़रा आपको बता देते हैं कि मौसम आइंदा आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और इसके बाद लाहौर में भी कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर जा सकता है। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -1 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। और इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो कोयटा में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और -1 तक टेम्परेचर जा सकता है। तो जनाब,
वहाँ के रहने वाले और वहाँ पर जाने वाले ज़रूर अपनी एहतियात करें, क्योंकि मौसम काफ़ी सर्द हो चुका है। साथ में एंजॉय भी करना ज़रूरी है। अगर आप मरी की तरफ चले जाएं, कोयटा की तरफ चले जाएं, जितने भी इलाके हैं, स्कर्दू वाली साइड है, बहुत खूबसूरत इलाके हैं। मौसम का लुत्फ़ वहाँ पर जाकर आप ज़रूर उठाएं, लेकिन एहतियात के साथ। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। अमरीका की मुतादिद रियासतों के कई बरसों से सबको शदीद बर्फानी तूफ़ान का सामना है, और वहाँ पर भी निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह गया है। और न सिर्फ निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हुआ है, बल्कि के 7 लोग भी इसमें हलाक हुए हैं। अमरीकी मीडिया ये बता रहा है कि वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी और बारिश हुई है, और वहाँ पर सर्द हवाएं इस वक्त चल रही हैं। और ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर दर्जा हरारत -49 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। तो इतना टेम्परेचर डाउन गया है, जिसकी वजह से लोगों की अमवात भी हो रही हैं। अमरीका भर में 16,000 से ज़ायद परवाजें वो मनसूख हुई हैं। इसके अलावा 8 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से भी महरूम हो गए हैं। शदीद बर्फबारी वहाँ पर हो रही है। अमरीका की 24 रियासतें ऐसी है जहाँ पर इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। तो यहाँ पर पाकिस्तान में हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, तो -49 अब हम तो शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते, और फील्स लाइक कैसा होगा। तो वहाँ पर मसाइल लोगों को पेश आ रहे हैं। एक और तरफ है जहाँ पर मसाइल पेश आ रहे हैं या आने वाले दिनों में हो सकते हैं, वो है क्रिकेट का मामला, क्योंकि अभी कशमकश चल रही है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं खेलेगा। मुशावरत के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, उनकी जानिब से शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो मुलाकात शायद आज हो सकती है या आने वाले चंद घंटों में ये मुलाकात हो सकती है। आईसीसी की जानिब से भारत में खेलने से इनकार पर बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकालने के बाद ये सारा मामला शुरू हुआ, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी इवेंट में शिरकत पर सवालिया निशान लग गए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश का स्टांस है वो बिल्कुल सही है, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया था कि शायद पाकिस्तान भी शिरकत नहीं करेगा, लेकिन हतमी तौर पर इस बारे में अभी फैसला नहीं हो सका है। वजीर खारजा इसाक डार से भी मुशावरत का फैसला किया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ क्योंकि मुल्क से बाहर थे और अब वो वापस आ चुके हैं, और उनसे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात मुतवक्के है। अब देखना ही है कि इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो स्टांस है और पाकिस्तान के बारे में जो चहमुगोइयाँ चल रही हैं, बल्कि मोहसिन नकवी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी दिया था, वो जो इफ्स एंड बट्स चल रहे हैं वो उसका जवाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के बाद मिल जाएगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान को इतनी एक्सट्रीम पोजीशन लेनी चाहिए बांग्लादेश के लिए? देखिए, यहाँ बांग्लादेश का मसला अलग है, लेकिन जहाँ तक अभी आपने बात की, तो जब उनके प्लेयर या उनके बोर्ड के मेंबर ये कह सकते हैं कि हम अपनी गवर्नमेंट से पूछ के बात बताएंगे आपको, तो हम भी कर सकते हैं। उसमें कौन सी ऐसी बात है? आपने हमारे लिए काफी कुछ अच्छा नहीं किया, और बहुत अब तक आप हमारे साथ रहे और आप हमें प्रॉब्लम ही करते रहे, वो अपनी जगह है। अब जहाँ तक स्टैंड लेने का ताल्लुक है, बांग्लादेश ने, देखिए अभी जो दुबई में हमारी इवेंट हुआ था, उसमें जब इनकी टीम ट्रॉफी लेने नहीं आई नकवी साहब से, और उसके बाद जो है वो उन्होंने अजीब अजीब काम शुरू कर दिए। तो हमारे साथ कौन खड़ा था? हमारे साथ बांग्लादेश खड़ा था। आपने देखा उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे वो सामने स्टेज पे खड़े हुए थे, और हमारे चेयरमैन भी साथ खड़े थे। तो उस वक्त कितना बुरा लग रहा था सबको कि भाई यार ये क्या है, और जो हरकतें वो कर रहे थे, दुनिया के लोग इसको जो कह रहे थे कि गलत है, ये गलत है सारा। फिर इंडियन टीम के अंडर 19 बच्चों को भी आपने हाथ मिलाना और इसका मना कर दिया। आप क्या सिखाना चाह रहे हैं? दूसरी बात ये कि देखिए, अब कोर्ट में हमारे है, और इस तरह जो आप कह रही हैं कि स्टैंड लेना चाहिए या नहीं, जो हमारे लिए अच्छा होगा, बेहतर समझेंगे हम वही करेंगे। इस वक्त वो लोग परेशान हैं, इसलिए कि देखिए इस ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर इस वक्त जो है वो तिलमिलाए फिर रहे हैं, और वो अच्छा नहीं कह रहे होंगे इंडिया को कि आप क्या करवा रहे हो ये सारा कुछ। और आपने 1 सेकंड के अंदर, जब आपने हमारे साथ फैसला किया था कि जी आप हमारे पास नहीं आओ, हम आपके पास नहीं आओ, अगर मैं आपके मुल्क में खेलने जा रहा हूँ और वहाँ के बांग्लादेश का साथ पाकिस्तान को देना चाहिए, और जो हमारा लोग कह रहे हैं कि मारेंगे, हम आपको जान से मार देंगे,
तो कौन जाएगा? ये हमारे दूसरी कंट्रीज जो हैं, ये तो मुझे हैरत है इन पे कि ये क्यों नहीं स्टांस लेते। तो बांग्लादेश ने तो सही स्टांस लिया, उसके मुकाबले में कोई ना कोई तो खड़ा होना था। इतने टाइम से हम इनको कर रहे थे 12, लेकिन हम क्रिकेट को अच्छा समझते हैं और इस वक्त मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। लेकिन तौसीफ साहब, फिर कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तान अगर शिरकत नहीं करता तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। उसके लिए भी पाकिस्तान को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अब भारतीय मीडिया पर ये खबरें या तो चल रही हैं या फिर आईसीसी की तरफ से चलवाई जा रही, क्योंकि आईसीसी भी भारत के ज़ेरे आताब है कि भाई अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो उनको सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले वर्ल्ड कप्स में पाबंदियां हो सकती हैं, बायलैटरल सीरीज में पाकिस्तान को मुश्किलात हो सकती हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? पाकिस्तान को हो सकता है आइसोलेट ही कर दिया जाए। ये भी आपको सिनेरियो नजर आ रहा है? देखिए, अब तक कौन सा हमारे साथ ये अच्छा करते रहे? आईसीसी थोड़ी है, वो तो इंडिया है। आपको सब पता है वो किस तरह परेशान हो सकती है, इसलिए कि वो तो खुद कर रहे हैं सारा कुछ। तो हमारे साथ जो करते रहे अब तक, हमारे साथ जरूर किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, हर गलत काम का बुरा नतीजा होता है। तो आपके सामने नतीजा, आपने कहा कि पाकिस्तान को सैंक्शन लग सकती है, वो लीगल अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होना जानता है कि किस तरह खड़ा होना है। आप करके देख लें, अगर आप लगा सकते हैं ऐसा कुछ तो करके देख लें। आप सब चीज़ें जहन में होंगी। पाकिस्तान के जो लोग इस वक्त इन्वॉल्व हैं क्रिकेट बोर्ड में, और जो हमारे लॉयर और जो हमारे साथ, उनको सब चीज़ों का पता होगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। हम अपने ब्रांड को, पीएसएल को बेहतरीन बनाएं, कोशिश करें। ये तो खराब करने पे आ गए हैं ना। मैंने तो यहाँ तक भारतीय मीडिया पे सुना है पीएसएल में भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उनको भी आने से रोका जा सकता है। इस हद तक भी जाया जा सकता है अगर पाकिस्तान नहीं जाता? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। सारी ऑप्शन रखे हुए होंगे, देखे हुए होंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन बात वहां यही आ रही है कि उसूल पे कोई तो खड़ा होगा ना। आप ये देखिए ना, आपने, हमारे भाई हैं बांग्लादेश, ठीक है, वो उस वक्त नहीं बोले, इनकी पोजीशन क्या है, इसलिए है कि पैसों के जोर पे सब कर लेते थे। मैं यही कहने वाली थी कि उसूलों पे तो क्रिकेट चल ही नहीं रही, ये तो पैसों पे चल रही है। बस तो खत्म हो गई बात। तो इनका कोई तो तोड़ निकालने वाला होगा ना। ये डरे हुए भी डरेंगे, हम ही इनके लिए करेंगे। ये गोरा वोरा कुछ नहीं करने वाला, हम ही इनके लिए अज़ाब इलाही बन के टूटेंगे इंशाल्लाह। और हम बताएंगे इन्हें कि टिट फॉर टैट कैसा होता है। ठीक है, इस वक्त हालात जो हैं वो बिल्कुल है। हम अपनी गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, हमारा क्रिकेट बोर्ड, हमारे लोग सेंसिबल लोग हैं। पहली दफा हमने देखा कि हमने जो है, शेर तो नहीं कहूंगा, गीदड़ है, ये गीदड़ के मुंह में हमने हाथ डाल दिया है, और अभी उनका जबड़ा भी बाहर निकाल के फेंक देंगे हम। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि वो जो कर रहे हैं किसी के साथ भी कर रहे हैं, कोई तो इसमें बोले यार। बाकी बोर्ड्स को भी तौसीफ साहब पता है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। आपको नहीं लगता पाकिस्तान को इस बारे में भी कोशिश करनी चाहिए थी कि ठीक है, अपना स्टांस तो रखा है, दीगर बोर्ड्स को भी कन्विंस करने की कहीं ना कहीं कोशिश करता, ताकि इस ग्रुप का पलड़ा भी थोड़ा भारी होता और भारत की जारादारी को खत्म करने की कोशिश बेहतर अंदाज में की जा सकती? देखिए, बिल्कुल किया था। अभी आपने देखा कि मोहसिन नकवी साहब ने जो मीटिंग बुलाई थी, उसमें सारे, एटलीस्ट कम से कम एशियंस सारे आए थे, और उसमें सब बैठ के उन्होंने बात की थी, सारा कुछ था। उसकी नाराजगी जो है इंडिया को लगी थी कि भाई ये किस तरह आ गए और कैसे हुआ। और उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने जो ऊंची हरकतें की, बिल्कुल सबको मिलाया है। अब क्या कबाहत है, मैं आज से नहीं, बहुत सालों से ये बात कर रहा हूं कि भाई आप एशियंस तो कम से कम एक होके बैठो ना। जब आप पे मुसीबत आती है, मैं तो सीधा कहता हूँ, बांग्लादेश पे आई है ना मुसीबत, तो कोई तो खड़ा हो। एशिया का टीम है, श्रीलंका हो, कोई हो। मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि पैसे पे सारा कुछ चल रहा है? ठीक है, चल रहा है, अपनी जगह है, लेकिन खेल का तो आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया ना, और किसी के ऊपर कर दिया। आप जब तक एक नहीं होगे, सारे एशियन खास तौर पे, वो भी बोल जरूर रहे हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, उनके प्लेयर बोलते हैं, तो प्रॉब्लम तो हो रही है ना। प्रॉब्लम तो उनको आई है कि भाई ये क्या कर रहा है, कभी किसी को इजाजत नहीं दे रहा, कभी किसी को इजाजत नहीं दे रहा। क्या मतलब है इस चीज का कि आप चलें, हो गई सारी बात। आप जो हमारे कोचेज, हमारे लोग जो बांग्लादेश में हैं,
मुश्ताक अहमद और ये, उनको आप वीजे नहीं दे रहे थे। ये क्या बात है? इंग्लैंड से जो मुसलमान प्लेयर है उनको आप आने की परमिशन नहीं दे रहे थे। तो ये तो एक दूसरी तरफ खेल चला गया ना। तो इसके लिए कोई तो चीज करनी पड़ेगी। जिनके प्लेयर नहीं जा रहे, जिनको वीजे नहीं दे रहे, उनको स्टैंड लेना चाहिए। बात यही है कि थोड़ा थोड़ा करके जरूर होगा कुछ। किसी को तो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप लेना था। पहला स्टेप फिर बांग्लादेश ने ले लिया और दूसरा अगर पाकिस्तान ले लेता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल जाए, बिल्कुल सही है। तौसीफ साहब, अब इस सारे सिनेरियो में एक तरफ ना जाने की बातें हो रही हैं, फिर दूसरी तरफ वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान भी हो रहा है। 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान इस एक्सट्रीम पोजीशन में जाने के बाद क्या रिवर्स भी ये सिचुएशन जा सकती है कि ठीक है हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, अगर जाते हैं तो फिर किन मॉरल ग्राउंड्स पर हम जाएंगे इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होने के बाद? टर्म कंडीशन तो डेफिनेटली ये सब सोच रहे होंगे। मैं आप शायद हमारा जहन ना जा रहा हो, लेकिन थोड़ा मुझे भी अंदाजा है कि हम सब चीज़ों को देख रहे होंगे कि हम जब जाएंगे तो क्या करेंगे। उसमें एक ऑप्शन ये भी है कि भाई ठीक है हम उनको फॉरफिट कर देते हैं, इंडिया को, ख़त्म हो गई। पर मतलब एक तरीके से ये भी हमारे पास है कि फॉरफिट करते हैं, पॉइंट ले लो भाई। अपने मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई हैं जो कि अल्लाह ना करे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन जो काम हुए हैं वो तो इतने अच्छे नहीं थे ना। तो हमें थोड़ा तो बात करनी चाहिए ना, किसी को मुश्किल में लानी चाहिए ना। अभी जो भी होगा ना, देखिए पहले भी यही हुआ, ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर ये जो कह रहे हैं ना कि पैसा नहीं बनेगा वो दूसरी टीमों से, तो भाई नहीं बनेगा। आप पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, आपका सारा तितर बितर हो जाएगा। आप जितने आसमान पे उड़े हो ना, सब तितर बितर हो जाएगा। यही दो टीमें हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का जब होता है तो आप खुद देखने की क्या हाल होता है। ऐसे मौके पे आप खुद देख रहे हैं, कोई कम आबादी है बांग्लादेश की, बहुत बड़ी आबादी पैसा बनाते ही हैं। इसी तरह पाकिस्तान की भी जो है एक हाइप होती है पाकिस्तान इंडिया मैच की, लेकिन पाकिस्तान की टीम को भी थोड़ा सा तैयारी के साथ जाना चाहिए। अभी जो स्क्वाड है, जो स्क्वाड कल अनाउंस हुआ है 15 रुकनी, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आपकी नजर में ये एक बैलेंस स्क्वाड है? देखिए हमारी स्पिनर बहुत अच्छे हैं, हमारी बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी है। आप हारिस रऊफ के लिए जो चीज़ आपने प्रॉब्लम हुई है, जो भी कुछ हुआ है, मैं भी उनकी कुछ बातों से जरा हुआ, लेकिन उनकी क्रिकेट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और आपकी ज़रूरत भी है। यही आकिब जावेद जो कल मीडिया से बात कर रहे थे, यही उनको लेके आए थे। आज कौन सी चीज़ आ गई जो वो कह रहे हैं, जगह की बात कर रहे हैं कि कौन से वेन्यू पे कैसा होता है। भाई वो हर जगह खेल सकता है, ऐसा नहीं है। दूसरी टीमें भी तो लोगों से डरती हैं ना। तो आप उनकी वो चीज़, अगर कोई और प्रॉब्लम है भाई तो उसको आप अलग से सॉल्व कर लो। इसी तरह आप एक स्टेटमेंट आप दे रहे हो कि बाबर हमारी ज़रूरत है, किसी ने क्वेश्चन किया हमारी बाबर बहुत ज़रूरत है। आप ही बैठ के कह चुके हो वहाँ जब फ्रेंचाइज के साथ थे आप लाहौर कलंदर के, कि ऐसे प्लेयर को तो हम अपनी टीम से कहते हैं बॉलरों से आउट ही मत करो, इसको पूरे 20 ओवर खिलाओ। इसका मतलब वो उस फॉर्मेट का ठीक प्लेयर नहीं है ना। हमारा की प्लेयर है, हम जानते हैं, हम अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, सारा कुछ है, मगर इस फॉर्मेट में उनकी परफॉर्मेंस अभी ऑस्ट्रेलिया में आपने देख ली, इससे पहले भी जो हुआ है बिल्कुल हमने एक्सेप्ट कर लिया, आप ले जाएं। लेकिन आप ये क्या बात कर रहे हो कि हमारी जरूरत है फला। इससे पहले तो आप भी तो दोगली कह देता हूँ, दोगली बातें कर रहे हो ना बैठ के वहां पे। अच्छा वो कप्तान साहब कह रहे हैं अरे यार ये टीम जा रही है, मुझे अब कहते में अच्छा नहीं लग रहा। ये सलमान अली आगा कह रहे हैं कि वो इतनी बुरी भी परफॉर्मेंस नहीं है, तो कितनी बुरी है ये भी बता देना, कितनी ये भी डिटरमाइन करना आपको ले जाना है। माइक हसन बोल नहीं रहा, माइक हसन बैठा हुआ है मुंह पे बंद करके। माइक हसन साहब अगर अल्लाह करे हमारी टीम इंशाल्लाह करेगी, लेकिन माइक हसन साहब आपका ये आखिरी है, अगर आप इसमें नहीं हुए ना तो फिर वो लोग जो नहीं बोल रहे वो भी आपको बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तौसीफ साहब आपका पॉइंट आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और वी होप कि पाकिस्तान की टीम वहां पर जाए या ना जाए वो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो भी फैसला करे, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की नेशन और टीम गवर्नमेंट के साथ होगी। तौसीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं, एक और अहम मामले पर बात करते हैं, क्योंकि एक सर्वे ऐसा सामने आया है, हमने सोचा आपके साथ शेयर करना जरूरी है। पाकिस्तान तेजी से कैसे
ऐसे माशरे में तब्दील हो रहा है जहां पर एक मुस्तकिल तनख्वाह ही सबसे बड़ा सहारा बनती जा रही है। गैलेप पाकिस्तान की एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है और उसके मुताबिक मुल्क की कौमी अफरादी कुव्वत का 60% ऐसा हिस्सा है जो अब तनख्वाहदार मुलाजमीन पर मुश्तमिल है, जबकि चंद दिहाइयाँ पहले की अगर हम बात करें तो यही तनासुब जो है वो काफ़ी हद तक कम भी हमें नज़र आ रहा था। इसकी वजह क्या है इस तनासुब के बढ़ने की, ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल गिलानी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलेप पाकिस्तान। बिलाल, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये पिछले कुछ अरसे में जो शिफ्ट आया है और 60% लोग अब नौकरी पेशा हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? आई थिंक इसमें दो पहलू नजर आते हैं। एक पहलू तो ये है कि लोग अपना कारोबार करने के बजाय अपना कारोबार कुछ हद तक बंद कर नौकरी की तलाश में जा रहे हैं। तो आई थिंक जो चीज़ तशवीशनाक है वो ये है कि मुल्क में एम्प्लॉयर बनने की अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं और जिसकी वजह से एम्प्लॉई बनने की तरफ रुझान और उसके अलावा कोई ऑप्शन रहती नहीं है। तो कारोबार क्यों नहीं किया जा सकता, कारोबार क्यों पनप नहीं रहा, कारोबार को क्या मसाइल हैं, ये वो कुछ सवालात हैं जो मुझे लगता है कि इस सर्वे से और इस तज्जिए से नज़र आते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा बिलाल साहब, थोड़ा सा बता दें इस सर्वे के बारे में, सैम्पलिंग इसकी किस तरह से ली गई है, किस एज ब्रैकेट के लोग इसमें शामिल किए गए और किन इलाकों से ये सैंपल्स लिए गए? ये एक सर्वे हुकूमत पाकिस्तान का इदारा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है वो ऑलमोस्ट हर 2 से 3 साल के अरसे के बाद करता आ रहा है। पहला इस सीरीज का जो हालिया पाकिस्तान के अंदर जो सीरीज है उसमें आगाज किया गया 1996 से। तो 1996 से लेके 2025 तक तकरीबन 10 दफ़ा ये सर्वे किया गया हर 2 से 3 साल। इसमें बहुत बड़ा सैंपल पिक किया जाता है, कोशिश की जाती है। तकरीबन इस 2025 में जो सर्वे हुआ उस पर कोई 35,000 घरानों के पास जाया गया। इसमें हर नुक्ता फ़िक्र के लोग होते हैं, हर तरह के एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयड और तमाम तरह के एक सैंपल पिक किया जाता है जो पाकिस्तान का नुमाइंदा सैंपल हो। तमाम ऐसे अफराद जो 15 साल से बड़ी उम्र के हैं, एक घराने में रहते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप क्या काम करते हैं, काम की नौइयत क्या है, कहाँ काम करते हैं, आमदन क्या है, और साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है जो आप काम करते हैं क्या आप खुद और लोगों को एम्प्लॉय करते हैं तो आपको एम्प्लॉयर कहा जाता है। अगर आप किसी और के लिए एम्प्लॉई हैं तो आपको एम्प्लॉय कहा जाता है। अगर आप अपने लिए काम करते हैं, आप किसी और को एम्प्लॉय नहीं करते मगर आप खुद अपने लिए काम करते हैं तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। और चौथी एक कैटेगरी है कि आपको एक फैमिली वर्कर, कि आप उजरत के लिए तो काम नहीं कर रहे मगर ये कि अपने खानदान के किसी कारोबार में काम करते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज है और ये तसलसल से सर्वे किया जा रहा है और इसी वजह से उस तसलसल में ये देखा गया है कि जब 1998 में ये सर्वे किया गया तो तकरीबन 37% लोगों ने कहा कि वो एम्प्लॉई हैं और अब 2025 में ये नंबर 60% है। तो ये एक अच्छा बिलाल साहब, आपने ट्रेंड है अगर बताया है एज ब्रैकेट का, शायद मैंने मिस कर दिया, थोड़ा सा वो भी बता दें कि एज ब्रैकेट इसमें क्या रखी गई थी सैम्पलिंग में, ताकि हमें पता चल सके हमारे जो नौजवान हैं उनका रुझान किस तरफ है, नौकरी करना चाहते हैं या वो कोई अपना कारोबार करना चाह रहे हैं। ये सर्वे जो है 15 साल की से बड़ी उम्र के अफराद इसमें शामिल किए जाते हैं। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जो नौजवान तबका है उसका रुझान किस तरफ है या हम उसको किस तरफ मजबूर कर रहे हैं। तो इसमें आई थिंक जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि नौजवान जो हैं उनमें से उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जो एवरेज है 60% के करीब, उससे भी ज्यादा वो नौकरी की तरफ जा रहे हैं। और इसमें एक एस्पेक्ट जो है वो एस्पिरेशन का भी है। तो जब हम अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज, पोस्ट ग्रेजुएट्स, हम इनसे जब कॉन्वर्सेशन करते हैं, इनसे मिलते हैं, तो उनकी एस्पिरेशन में भी हमने ये देखा है कि वो अपने आप को कोई एम्प्लॉयर के तौर पर या एंटरप्रेन्योर के तौर पर या कोई बड़ा कारोबारी बनने के हवाले से
ऐसा लगता है कि आप उनकी ख्वाहिश ये है कि वो किसी तरीके से सिर्फ एम्प्लॉय बन जाए। तो ना सिर्फ ये इकोनॉमी इसके का इशू है पीछे कि एक बिलाल कारोबार साहब, को जब हम जाहिर है आप नहीं लोगों ने दे जब रहे। सर्वे किया है तो इसकी वजूहात भी आप लोगों तक पहुंची होंगी कि अगर नौजवान ये कह रहे हैं, अगर 60% तबका ये कह रहा है, तो उसके पीछे वजूहात क्या हैं? वो क्या वजूहात है जो उनको कारोबार से हटाकर नौकरी की तरफ जाने पर मजबूर कर रही हैं, या फिर उनका दिल करता है कि वो नौकरी की तरफ जाएं? इस पे दो तरह के पहलू हम रिपोर्ट में भी देखते हैं। एक कुछ पुश फैक्टर्स हैं और कुछ पुल फैक्टर्स हैं। आई थिंक जो पुश फैक्टर है वो बहुत बड़ा ये है कि मुल्क में कारोबार करना एक बहुत मुश्किल काम बना दिया गया है। अगर आपने कारोबार करना है तो एक छोटे कारोबार पर तकरीबन मुल्क के अंदर 60 डिफरेंट कवानीन हैं जो आप जिस दिन कारोबार शुरू करते हैं आप पर वो नाफिज हो जाते हैं। वो कोई एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस से लेकर, फायर सेफ्टी से लेकर, एफबीआर के टैक्सेस से लेकर, ऐसे ऐसे टैक्सेस जो कभी किसी ने नाम नहीं सुना होगा, वो एक छोटे तरीन कारोबार पर है। तो हमने कारोबार को मुश्किल बना दिया है, जिसकी वजह से जो नौजवान हैं वो ये सोचते हैं कि कारोबार तो मैं नहीं कर सकता, एक रिस्क फ्री एम्प्लॉयमेंट की तरफ ही चला जाता हूँ। दूसरी तरफ आई थिंक जो फैक्टर है वो ये कि यूनिवर्सिटीज में हमने इंक्रीजिंगली एक क्लास ऑफ एम्प्लॉयज पैदा करने की तरफ रुझान हमारा ज्यादा है। जब आप एमबीए की क्लासेस में जाते हैं तो वहां पर आपको ये एहसास होता है कि एक मल्टीनेशनल्स में जॉब की ही एक एस्पिरेशन वहां पर प्रोवाइड की जा रही है। वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स के ऊपर हम उस तरह से फोकस नहीं कर पा रहे। तो बोथ पुल एंड पुश फैक्टर्स मौजूद हैं और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एक संगीन मसला है कि एक इतना बड़ा मुल्क इतने थोड़े से एम्प्लॉयर्स के साथ कैसे तरक्की कर सकता है। तकरीबन 1% के करीब ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम काम करते हैं और वो अपने आप को एम्प्लॉयर कहते हैं, और 60% ऐसे हैं जो अपने आप को एम्प्लॉय कहते हैं। तो अगर एक शख्स 60 लोगों को एम्प्लॉय करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता उजरत में भी कमी आएगी और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, बिलाल साहब, एक और जो चीज हमारे क्रिएटिविटी है उसमें कमी आएगी। ठीक है, वक्त की कमी है हमारे पास। मैं चाहूंगी कि इन द एंड आप ये बता दें, ये जो सर्वे किया गया है, एक तो इसमें जो डेटा सामने आया है उसमें पढ़ा लिखा तबका और नॉन एजुकेटेड, क्या उनके भी सेपरेट कोई डेटा आपके पास मौजूद है? दोनों तरफ क्या रुझान है, एक तो ये बता दें। और दूसरा, ये जो डेटा इकट्ठा किया गया है वो इंडस्ट्रीज या कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए ये फायदेमंद हो सकता है? बिल्कुल। तो इसमें पूछा जाता है कि आपकी तालीम क्या है। तो इसमें अनफॉर्चुनेट रियलिटी यही है कि जितना ज़्यादा आप तालीम याफ्ता होते जाते हैं उस तरह से आप उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉई की कैटेगरी में अपने आप को देखते हैं, एस्पिरेशन के तौर पर भी और काम करता हुआ भी। ठीक है। और जैसे जैसे स्किल या आपकी एजुकेशन कम होती है तो आप अपने आप को एम्प्लॉयर बना लेते हैं। आई थिंक इसमें ये इशू जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी का भी है कि हम जब दुनिया जो है वो नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जा रही है, पाकिस्तान में उस तरह से नॉलेज और इंफॉर्मेशन और सर्विस सेक्टर जॉब्स जो हैं तो उनमें कोई हाईली स्किल्ड जॉब्स जो हैं या हाईली स्किल्ड बिजनेसेस जो हैं उनमें हम उस तरह से तरक्की नहीं ला सके। आई थिंक जो एम्प्लॉयर्स के पर्सपेक्टिव से या सेक्टर्स की तरफ से ये सर्वे में जो एक नुमाया बात पाई जाती है वो ये कि पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप की एक बहुत बड़ी कमी है। तो अगर एजुकेशन सेक्टर या स्किल्स प्रोवाइडर्स एंटरप्रेन्योरशिप को पर तवज्जो दे सकें और लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ला सकें तो वो ना सिर्फ अपने लिए एक एम्प्लॉयमेंट और अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा कर सकते हैं बल्कि मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज पैदा करने का एक मकाम जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के ऊपर और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो उसके लिए जरूरी है कि यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज स्कूल लेवल पर काम करना शुरू कर दिया जाए ताकि आगे जाकर नौजवानों में ये जो रुझान है अपने रोजगार का वो बढ़ना शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया, बिलाल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और गैलप सर्वे के हवाले से बात कर रहे थे। अभी हमें जाना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर सेगमेंट्स हमारे पास है उन पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। अब हमारे सेगमेंट में हमने बात करनी है ऐसे मर्दों के बारे में, बल्कि उनको होशियार और ख़बरदार करना है, क्योंकि अब तलाक या फिर दूसरी शादी की धमकी देना सिर्फ अखलाकी मसला नहीं रहा है बल्कि ये एक काबिल सज़ा जुर्म बन चुका है। जी हाँ, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन बिल जो है 2025 वो मंजूर हुआ है और इसका इत्तलाक इस्लामाबाद में होगा। इस कानून के तहत सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद ही नहीं बल्कि जहनी टॉर्चर जो दिया जाता है, नफ्सियाती हिरासानी बहुत ज़्यादा हमें देखने में
मिलती है, इसके अलावा धमकियाँ दी जाती हैं, स्टॉकिंग की जाती है या फिर मौशी इस्तेहसाल भी होता है, तो ये सारी चीज़ें जो मैं बात कर रही हूँ ये काबिल सज़ा जुर्म होंगे। और कानून के मुताबिक बीवी को तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना और उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसको ये कहना कि ठीक है आप ससुराल के साथ रहें या दीगर अफराद के साथ रहने पर मजबूर करना, ये भी अब काबिल सज़ा जुर्म बन जाएगा। इसी सारे मामले पर इस बिल को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मारूफ कानूनदान है एडवोकेट आलिया ज़रीन अब्बासी साहिबा, स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, आई एम सो ग्लैड दैट यू इनवाइटेड मी हियर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप इस बिल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, इसमें क्या कुछ शामिल है और ये सिर्फ क्या इस्लामाबाद के लिए है? जी अनम, ऐसा है कि अब प्रोविंसेस में आपको पता है 18वीं तरमीम के बाद तमाम प्रोविंसेस के अंदर जो है वो अपनी लेजिस्लेशन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पॉसिबल थी। सो 2013 में सिंध का जो है डोमेस्टिक वायलेंस बिल आ गया, 2016 में पंजाब का आ गया। इस्लामाबाद में आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस बिल नहीं था, तो इस्लामाबाद का बिल ये 2025 का जो है वो आ गया है और अब 2025 का ये बिल जो है वो क्लैरिटी करता है कि वो क्या मिनिमम कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जो आपने अपने डोमेस्टिक जो अपने घरेलू कहते हैं सेटअप के अंदर मेंटेन करना है। अब दिलचस्प बात यह है कि मैं आते हुए भी somebody was asking me कि आज मैंने बीवी को घूर लिया है तो क्या बीवी को घूरना तो जो है वो ऑफेंस नहीं है, तो आई वाज टेलिंग कि नहीं, कानून देखिए, कानून का मतलब है कि एक स्टैंडर्ड आपने बनाना है, एक मिनिमम लेवल। घूरने से मुराद ये जो उसके अंदर लिखा है वो ये है कि इमोशनल या साइकोलॉजिकल आपने अब्यूज़ नहीं करना। अब हमारे माशरे में बाज़ जगहों पर गाली देना, थप्पड़ मार देना, फिज़िकल अब्यूज़, साइकोलॉजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, उसको हम समझते नहीं हैं कि वो गलत है, ठीक है, ऑल्दो उसका कितना नुकसान है या फिर इंस्टांसेस मेंशन किए हैं। जैसे आपने अभी इंट्रो में बताया कि वो इंस्टांसेस आपने कहा कि अगर आप उसे तलाक की धमकी देते हैं तो उससे जो है वो तलाक की धमकी देना बिल्कुल ऑफेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन तलाक की धमकी देना इस बुनियाद पर कि वो इनफर्टिलिटी या इंसैनिटी है कि तुम पागल हो भाई, तुम्हें या तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती इसलिए मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अच्छा, ये दो चीजें रखी हैं, दो कंडीशन। यस, ये दो, और ये सिर्फ इंस्टांसेस हैं। हो सकता है कि ये इन इंस्टांसेस के अलावा भी चीज़ें हों जो वो जज जो इसको देख रहा होगा उसके सामने आती हैं, तो वो सर्कमस्टांशियल बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। ये सिर्फ वो इंस्टांसेस इसलिए मेंशन कर दिए ताकि डोमेस्टिक वायलेंस का परव्यू समझ में आ सके लोगों को कि क्या चीज़ें जो हमने नहीं करनी। अच्छा, ये दो चीज़ें जो 2 पॉइंट्स आपने बताए, ये क्या मर्दों पर भी उसी तरह से तलाक होगा, यानी ख़वातीन अगर यही 2 पॉइंट्स लेकर जाती हैं कि भाई जो आपने 2 चीज़ें गिनवाई हैं, एक तो इनफर्टिलिटी और दूसरा तो ये ख़वातीन पर भी लागू होगा? ये देखिए, ये बहुत मज़ेदार आपने सवाल पूछा है मेरे से। ये बिल ख़वातीन, ट्रांसजेंडर पर्सन्स, मैन, सबके लिए है। मर्द भी जाकर ये कह सकता है कि खातून डोमेस्टिक, मैंने अभी आपसे तस्करा किया कि मेरी एक क्लाइंट का, मुझे एक सीनियर ऑफिशियल है, उसकी बीवी है, एंड ही शोड मी द मैसेजेस जो कि इस कदर डिमीनिंग और इस कदर हर्टफुल थे, वो यानी वो जो उसका शायद आई थिंक कंटेंट था वो आप किसी भी जगह पर आप उसको एड्रेस नहीं कर सकते, या मैं अदालत में नहीं बोल पाई और मैंने पेपर पर लिखकर अदालत में दे दिया कि ये अल्फाज हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं अगेंस्ट माई क्लाइंट। तो बात यह है कि आप वो जो टॉक्सिक बिहेवियर मर्द से ही नहीं आता, वो जेंडर बेस्ड नहीं है। अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना होने की वजह से घरों में खवातीन के साथ ये चीज़ ज़्यादा होती है, वरना अभी माशरे में आपके मर्द भी बहुत सारे ऐसे हैं जो घर में गालियाँ खाते हैं, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, चाहे वो किसी भी तरफ से हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जिस तरह बताया कि प्रोविंसेस में तो ऑलरेडी ये कानून है, इस्लामाबाद में अभी आया, इस कानून का क्या इसमें एक्सपेक्टेशन है कि ये मिसयूज़ नहीं होगा या मिसलीड नहीं होगा? दूसरा ये कि इसकी सज़ा क्या है, वो भी थोड़ा सा अगर आप बता सकें। एक तो ये मैं आपको बता दूं कि इसमें सज़ा जो है वो 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। मिनिमम बेंचमार्क उन्होंने दे दिया कि 6 माह मिनिमम हो सकती है, मैक्सिमम 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। जुर्माना मैक्सिमम 1 लाख रुपया और मिनिमम उन्होंने रखा है 25,000 रुपया। बट देयर इज़ दिस थिंग कि अगर आप, अच्छा, इसके हर कानून के यूजेस एंड मिसयूजेस सोसाइटी के अंदर हैं, उसमें आई थिंक आप सोसाइटी का थोड़ा सा उनको इवॉल्व करना भी ज़रूरी है। उनको भी आप ये देखें ना, हम कितने 80 सालों के बाद तो हमें समझ में आई है कि इस्लामाबाद में भी वायलेंस जो है वो डोमेस्टिक होता है। फिर वो जजेस का लेंस के जज ने देखकर फैमिली जो बेसिक पर्पस है कि आपका फैमिली सेटअप भी सेफ रहे
और वो एक्सप्लॉइट भी ना हो। उसके लिए मेरा ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा जो जजेस इसको देख रहे होंगे, इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे, उनको ट्रेन करना, उनको बताना कि किस तरीके से, और फिर उनका मीडिएशन का जो एक है सेटअप कि जिसके अंदर ये देखा जाए कि दोनों पार्टीज़ को बिठाकर चीज़ों को रिजॉल्व भी किया जाए। ऑफेंस है, बिल्कुल है, लेकिन ऑफेंस को इसलिए इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है कि कोई ऐसा केस, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे केसेस में एग्रावेटेड फिजिकल असॉल्ट या ख़वातीन घरों के अंदर आपको पता है मार दी गई और मारने के बाद बता दिया गया कि जी इसने तो खुदकुशी कर ली है, या इसको जो है वो पता नहीं क्या हुआ, ये डंबल लग गया या इस तरह। These should not be extended as defense। और वो जो हम भी करते हैं कि अपनी बच्चियों को अगर कोई आकर वो रिपोर्ट, भाई जान छूट गई तुमसे, तुम तो शादी करके गई हो तो हमारी जान छोड़ो, we should be I think a bit welcoming कवानीन to बनते them। हैं हमारी बेहतरी के लिए, अब उसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए उस पर काम करने की ज़रूरत है। और आलिया साहिबा, जिस तरह आपने खुद भी बात की कि घूरना जो है वो आपसे किसी ने सवाल भी किया, मैं चाहूँगी आप ऑनर भी थोड़ा सा बता दें। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को कहीं घूर देता है या डांट देता है या गुस्सा कर देता है, या इसी तरह ही बीवी गुस्सा कर देती है, घूर लेती है, तो ये भी क्या काबिल सजा जो है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे मैंने आते हुए उसको ये जवाब दिया था कि घूरना नहीं है और डिसएग्री भी नहीं करना, सो दैट बिल्कुल बीवी से अच्छी डिसएग्री मैरिड लाइफ के लिए। हाँ, मैं ये कह के आ गई, लेकिन एज सच ये खैर मजाक की बात है। एक्चुअली कानून में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। घूरना से मुराद अगेन वो इमोशनल अब्यूज़ है कि खुदा न खास्ता आप उसको इस हिसाब से टॉर्चर करने के लिए, हैरस करने के लिए, इंटिमिडेट करने के लिए। कानून में ये बिल्कुल इस तरह की बेबुनियाद बात चीज़ नहीं लिखी हुई कि आप घूरेंगे तो आपको जेल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और स्टॉकिंग जो कुछ बीवियां खास तौर पर बहुत ज़्यादा शक करने लग जाती हैं, मर्द भी बहुत सारे ऐसे हैं जो शक करते हैं, और फिर स्टॉकिंग उनकी शुरू हो जाती है, चाहे डिजिटल। मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक केस ऐसा भी है जिसके अंदर जो है वो हस्बैंड वापस सऊदी अरब चला गया और वहाँ से उसने एक अननोन नंबर से जिसके साथ लव मैरिज कर रखी थी, उस खातून को जो है वो उसकी वीडियोस और उसके प्राइवेट पिक्चर्स जो है वो अपलोड कर दी। नाउ दैट साइबर स्टॉकिंग इज़ अ हेल ऑफ अ थिंग फॉर द लेडी। अब वो सऊदी अरब बैठा हुआ है, आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, आप कुछ नहीं उसका बिगाड़ सकते, और वेरी अनफॉर्चुनेटली आप सोचो उस खातून की मिजरेबल लाइफ के वो यहाँ पे क्या कर रही होगी। तो ये तो मिनिमम स्टैंडर्ड है कि अगर प्राइवेसी में आपके कोई इस तरह की पिक्चर्स या कोई इस तरह का डाटा है तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस ट्रीट होगा। अगरचे इसके साथ साथ बाकी जो आपके जो है वो कवानीन भी मौजूद हैं, पीका एक्ट मौजूद है जिसके अंदर आप नहीं कर सकते, स्टॉकिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और क्या बीवियां फोन चेक कर सकती हैं शौहरों के? इस कानून के बाद थोड़ा सा इस पर ये भी दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी। देखिए ये बात हम अपने बहुत सारी काउंसलिंग सेशंस के अंदर लोगों को समझाते हैं कि शादी का मतलब ये नहीं है कि दो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस उनका जो है वो पर्सनल आइडेंटिटी ख़त्म हो गया है, वो दोनों एक जो कैसे को एग्जिस्ट कर सकते हैं ये हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट मेंटेन रखें। अगर आप एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे की इज्जत खुद नहीं रखेंगे, वो तो किसी भी रिश्ते में बिल्कुल यही चीज़ होती है। अच्छा आलिया साहब, मैं चाहूँगी बताएं कि अगर कोई गलत तरीके से पोर्ट्रे कर देता है, कोई इस तरह का मामला नहीं होता, या एक पार्टी दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देती है और वो गलत इल्ज़ाम होता है, तो वो किस तरह से दिफा करेंगे? वो वाला ख़ानदान कैसे दिफा करेगा? अच्छा, ये बहुत दिलचस्प बात है। चूँकि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इसमें क्रिमिनल मैटर बन गया, तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ में ना अनम हमारी अदालतों के अंदर ये एक तो बहुत अच्छे जजेस बैठे हुए हैं। अगेन मैं बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो वकील जिसके पास केस गया पहले वो आपको काउंसिल करेगा कि यार नहीं बनता, मतलब डोंट गो देयर, बिकॉज ये बैलेंसिंग, ये हमारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। हमने बताना है कि यार ये बनता है या नहीं बनता। पहले मैं समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अपने 4 पैसे के लिए हम कहते हैं यार जाते हैं, हम उसको ऐसे कर देंगे, ऐसे। दैट्स एन अनफेयर एंड इलीगल एंड अनएथिकल प्रैक्टिस। पहले वकील देखेगा, फिर जब जज के पास जाता है ना तो वो इतना क्रिटिकल स्क्रूटनी करता है कि समटाइम्स वो मिसडिमेन्योर, हम कहते हैं कि विटनेस की बयान देते हुए उसके हाथ कांपना भी जज नोट कर रहा होता है कि यार ये हाथ कांप रहे थे, हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो। तो इतना आसान नहीं है कि आप सिस्टम को डिच कर सकें। वो सर्कमस्टांशियल जितना भी प्रूफ होगा वो प्रूफ हो जाएगा। लेकिन जब ये रिट, मुझे याद है जब सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में वर्क प्लेस पर हम स्टार्ट हुए थे तो लोग कहते थे पता नहीं बात ही की है ना, पता नहीं इनको क्यों।
तो आहिस्ता आहिस्ता करके जब वो कानून थोड़ा सा इफ़ेक्टिव हुआ तो अब लोगों ने बिहेव करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस बिल से एटलीस्ट ये ज़रूर हुआ, ये ज़रूर एक इनिशिएशन हो जाएगी एक उसकी, कि वो लोग अपने बिहेवियर्स थोड़ा सा घरों के अंदर बिहेव करना शुरू कर देंगे। अगर बर्दाश्त आ जाए, असल मसला सारा जो है ना वो अदम बर्दाश्त का आ गया, वो बहुत ज़्यादा देयर इज़ नो डाउट। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया ज़रीन साहब हमारे साथ मौजूद थी। जनाब एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। मुल्क की सियासी सूरत हाल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी, उनकी जानिब से अपनी नाअहली का इम्कान अब ज़ाहिर कर दिया गया है। बेंगोरा में वो पीटीआई की रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना नामुमकिन है। अब ये सारा सिनेरियो है क्या? उन्होंने कहा है कि मुझे नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। अब वो स्ट्रीट मूवमेंट भी चला रहे हैं, जलसे जुलूस भी हो रहे हैं और साथ ही साथ वो अडियाला जाने की बातें भी, बानी पीटीआई से मुलाकात की बातें भी कर रहे हैं। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इख्तियार वली खान साहब ने। इख्तियार साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो क्लेम कर रहे हैं या जो वो जिस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं, उसमें बताएगा कितनी सदाकत है? क्या उनको नाअहल करने की तैयारियां हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये ऐसा है कि वो जो है ना अपने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो जब निकल रहे थे तो उस वक्त वो शेर कुछ और पढ़ते हैं कि अब के मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। वो बड़ी हीरोगिरी करते हैं। जब पब्लिक में चले जाते हैं तो उधर वो मजलूम हीरोइन बन जाती है कि वो फिल्म स्टार शबनम की तरह फिर डायलॉगें शुरू कर देता है कि ये कोई तरीका है? ये आप क्या रहे हैं कि आपको कौन मार रहा है? आपने किया ऐसा क्या है? कौन सा थ्रेट है आप कि आपको कोई मारेगा? ये महज लोगों की सिंपैथीज गेन करने के लिए, अपनी तरफ अटेंशन सीकिंग के लिए इस तरह की ये लाइनें छोड़ते हैं, डायलॉग बाजी करते हैं। हकीकत बात यह है कि जो तिरा में ऑपरेशन इन्होंने किया है वहां से जो इनको बैकलैश हो रहा है, और तकरीबन कोई 4 अरब 4.5 अरब रुपए इन्होंने निकाले हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से। ये वो खाक हो गए हैं, लोग अब पूछने पर आ गए हैं। और ऐसा काम इन्होंने किया कि लोगों को, लाखों लोगों को इन्होंने इस सर्दी में, बर्फ की शिद्दत में, इस ठंडी ठिठुरती सर्दी में इन्होंने तने तनहा छोड़ा है और ये अपनी वो फूड स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं। तो उस बैकलैश को संभालने के लिए ये अपनी एक कत्ल की बातें कर रहे हैं। कोई नहीं मार रहा, कोई नहीं मारेगा। ये गारंटी हमसे ले लें, आपको कुछ नहीं होगा। आपको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सही है। ये मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने एक ट्वीट भी किया था इनकी रैली से मुतालिक। इन्होंने कहा कि आपने कहा कि मेरे घर के सामने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने रैली रोकी और अपने कारकुनान से नारेबाजी करवाई। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या वाकया था ये वो असल में ना गली मोहल्ले से बच्चों को पकड़ के जब आप वज़ीर आला बना देते हैं तो वो ऐसी हरकतें करते हैं। मैं इनके खिलाफ इलेक्शंस जीत चुका हूँ। इनके घरों के सामने क्या, हम इनकी प्रॉपर्टीज के सामने से भी नहीं गुजरे, हम अवॉइड करते हैं बिकॉज ये हमारी तरबियत है, ये हमारे पुख्तून रिवायात हैं, ये हमारा डेमोक्रेटिक कल्चर हमें अलाउ नहीं करता कि अपनी खुशियों में अपने मुखालिफ को, बंदा उसको तकलीफ नहीं पहुंचाता, उसको आवाजें नहीं कसता। ये खुद को कहता है कि मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। और चीफ एग्जीक्यूटिव साहब जब गुजर रहे थे, नौशेरा से मर्दान जाने लगे तो रास्ते में मेरा घर आता है, उधर अपनी लैंड क्रूजर इन्होंने रोक ली और वो अपने गुमाश्तों को उतार दिया। और वहां पर जो इन्होंने तूफाने बदतमीजी की वो फिर पूरी दुनिया ने फिर देखा। ये तो बेहतर था कि मैं अल्लाह का करना हुआ कि मैं मौजूद था। मैंने अपने लड़कों को और अपने बंदों को, अपनी पार्टी के दोस्तों को मैंने काबू किया। आप ये कह रहे हैं कि जानबूझकर उस पॉइंट पर रुके, आपके घर के बाहर रुके और फिर उनकी जानिब से नारेबाजी करवाई गई। अच्छा इख्तियार साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यह भी कहा कि गवर्नर राज लगाना नामुमकिन है, इसलिए मुझे नाअहल करने की कोशिशें की जा रही हैं। पहले भी हमने देखा कुछ अर्सा पहले भी गवर्नर राज लगाने की बातें होती रही, फिर वो बात आहिस्ता आहिस्ता दब जाती थी। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है, किस ऑप्शन के लिए तैयारी हो रही है, या किसी ऑप्शन के लिए, ना गवर्नर राज के लिए और ना नाअहली के लिए? देखिए, गवर्नर राज तो जब हालात ऐसे हो जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में हो तो ये अगर ऑफ द टेबल है तो ये भी ज्यादती है। इसको ऑन द टेबल हो जाना चाहिए, एक। नंबर 2, अगर सुहेल अफरीदी साहब जो हैं तो वो खुद को समझते हैं कि वो अहल हैं तो उनको डरने की क्या जरूरत है।
लेकिन वो अपनी उस वीडियो के साथ क्या करेंगे जो उन्होंने खुद अपनी सोशल मीडिया जो फेसबुक है उस पे उन्होंने बड़ा, अब मैं क्या कहूँ, दिलीप कुमार बन के जो इन्होंने चढ़ाई हुई थी कि मैं तो गवर्नर हाउस पहुंच गया हूँ और सर के ऊपर कफन बांधा हुआ है, तो आप सब लोग भी पहुंचे, और ये बंदर की तरह छलांगे लगा रहे थे। तो वो उसके साथ क्या करेंगे? 9 मई के वाकयात तो पीटीआई ने किए थे, अब पीटीआई में आप भी हैं और आपने ये वीडियो पैगाम खुद ही जारी किया है, कैसे प्रूफ करेंगे कि आप 9 मई के हमले में शामिल नहीं थे? वहां पर इसमें तो कई वारदातें हुई हैं, कोर कमांडर हाउस पर हमले हुए हैं, रेडियो पेशावर जला है, जीएचक्यू पर हमले हुए, आप कैसे खुद को अलग कर सकते हो? इख्तियार साहब, अगर इतने सबूत आपके पास मौजूद हैं कि वो खुद 20 शामिल थे, तो वो लाहौर का चक्कर लगा के विजिट करके गए, तो क्यों फेडरल गवर्नमेंट ने या किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ? ये वो एक तो इनको रोने धोने का जो प्रैक्टिस है, और वो मोहल्ले की मासियों की तरह जिस तरह ये रोने धोते हैं, तो वो एक तो इनकी महारत बहुत ज्यादा है, दूसरा ये कि उस जब तक कन्विक्शन ना हो तो फेडरल गवर्नमेंट या कोई भी हुकूमत उस पर हाथ नहीं डाल सकती। तो चीजें तो अभी सामने आई हैं, तो मेरे ख्याल में जब कोर्ट फैसला सुनाएगी उसमें फिर वक्त नहीं लगेगा। अखलाकी तौर पे तो इनको चाहिए कि ये तो आज ही इस्तीफा दे दें, कि जिनके पास ये चीज, जिनके खिलाफ फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आ जाए कि दिस इज सोहेल आफरीदी हु इज डूइंग ऑल दिस थिंग रिगार्डिंग 9th मई, तो इनको तो चाहिए कि ये स्टेप डाउन करें, इस्तीफा दें। ये नहीं करेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, डेफिनेटली होंगे। वो स्टेप डाउन क्या, वो तो स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं और लोगों को मोबिलाइज करने की, इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इख्तियार साहब, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है किस हद तक सोहेल आफरीदी साहब कामयाब हो जाएंगे स्ट्रीट मूवमेंट में और लोगों को मोबिलाइज करने में? अब इससे अंदाजा लगा लें, जब ये नौशहरा पहुंचे तो यहाँ पर एक जगह पर जो नाजिमीन है, मुंतखब नाजिमीन है, बल्दियाती इदारों के नाजिम, उन्होंने इनका इस्तकबाल किया अपने एहतजाज से। जब उससे आगे आए तो ट्रांसपोर्ट यूनियन ने इनका एहतजाज से इस्तकबाल किया, और जब ये कल स्वात गए हैं तो वहां पर अवाम ने कुतबे उठा रखे थे कि आपका एक अंगूठा चाप वजीर है जिसने वाली स्वात के महल पर कब्जा कर रखा है, वो कब्जा उससे छुड़ा दो। मुझे ये बताइए, जिनकी जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसमें लोग इनको इस तरह मिलते हैं कि तुम्हारे वजीर चोर हैं, तुम्हारी हुकूमत चोर है, इनकी मूवमेंट से क्या होगा? और ये तो सारे लाए गए लोग हैं, आए गए तो कोई नहीं है। ये तो हमें पता है, हम तो लोकल यहाँ पर बैठ के चीजों को देख रहे होते हैं। पॉपुलैरिटी कम है उस वजह से आपको लग रहा है, या ये पीटीआई की आपको लग रहा है कि पूरे सूबे में ओवरऑल जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो नीचे गया है? ओवरऑल देखें, ये मेरे ख्याल में ये हमारी कमजोरी थी। अब हमने लोगों को बता दिया है कि यूनिवर्सिटी नहीं बनती, अस्पताल नहीं बनता, सड़क नहीं बनती, अमन नहीं मिलता, तो ये सारे सूरमा इधर क्यों बैठे हुए हैं? ये क्या, इनका काम क्या है? अब लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा मिनिस्टर इंफॉर्मेशन जो है वो कहते हैं कि लेडी रीडिंग अस्पताल हमने बनाया, फिर कहते हैं कि हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स हमने बनाया, हालांकि ये इनके वालिदैन की पैदाइश से पहले के बने हुए हैं। कहते हैं हमने 14 यूनिवर्सिटियां बनाई है, 14 यूनिवर्सिटियां जिनके नाम इन्होंने बताया उसकी फाइल मैंने रेडी कर रखी है। कोई मुशीर, कोई वजीर इनका टीवी पे आके मेरे साथ अब बैठता नहीं है। परसों हमने बताया कि आपको 800 अरब रुपए हमने काउंटर टेररिज्म के लिए दिए हैं, कहते हैं हमें टोटल 35 अरब मिले हैं। मैं सारे सबूत लेकर बैठा हूँ, कोई सामने आता नहीं है। अब कोई चैलेंज करने, तो ये झूठे लोग हैं, झूठ पर ये मामला चलाते हैं, कॉस्मेटिक, ग्लास ओवर और अपेरेंटली चीजों को ऑनलाइन शॉपिंग की तरह बड़ी खूबसूरत दिखाते हैं। अच्छा। अंदर आप खोलेंगे तो आपको फटे हुए जुराबे मिलेंगे। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस है खैबर पख्तूनख्वा में। अच्छा, इख्तियार वली साहब, थोड़ा सा नए सूबे की दोबारा से बात हो रही है तो उस पर भी मैं चाहूंगी आप कमेंट कर दें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से ये दोबारा से बात की गई है नए सूबे बनाने की। उन्होंने कहा इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं होंगे तो नए सूबे बनाने में कोई मसला नहीं है। आपका इस पर टेक क्या है? ये ख्वाजा आसिफ साहब हमारे बड़े हैं और हमारे लेजेंडरी वो पॉलिटिशियन है, पार्लियामेंटेरियन है, उनकी बात अपनी जगह बजा है, दुरुस्त है। लेकिन मैं इसको इस तरह कहूँगा कि अगर हम पूरे मुल्क में
यूनिफॉर्म एक सिस्टम लॉन्च कर सके लोकल बॉडीज का, तो शायद हमें सूबे बनाने की जरूरत ना पड़े। अच्छा। एक ही सिस्टम हो, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह पे। तो और वो उसको सपोर्ट करे, उसको माली और इंतजामी इख्तियारात दे। दुनिया भर में जहाँ पर आपने देखा होगा, अगर आप बाहर ट्रेवल करते हैं तो हर जगह पे मेयर होता है, और जो मेयर होते हैं वही निज़ाम चलाते हैं। ये बल्दिया के काम, ये छोटे मोटे काम, इवन बिजली का और गैस का कंट्रोल भी उनके पास होता है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों का काम अपनी पॉलिसी और कानून साजी के साथ होता है, और फिर यूनियन से लेकर ज़िले तक, ज़िले से लेकर डिवीज़न, सूबे और मरकज़ तक सब एक पॉलिसी के साथ चलते हैं। ऐसे नहीं होता कि वफाक कोई और पॉलिसी दे रहा और खैबर पख्तूनख्वा कुछ और यानी कह आप रहा हो, सिंध कुछ आपको और ये लग रहा है कहे, कि तो वो तो ये फिर निज़ाम नहीं होता। बिल्कुल सही है, निज़ाम में थोड़ी सी तब्दीली कर दें, पॉलिसीज़ में तब्दीली कर दें, और नया सूबा बनाने से बेहतर है कि ये वाला सिस्टम नाफिज हो जाए पूरे मुल्क में। बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस अहम मामले पर बात कर रहे थे। देखना यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की सियासत किस करवट बैठती है और वहाँ के लोगों को जो उनके हुकूक हैं वो मिल पाते हैं या नहीं। अभी एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद, और तकरीबन 1 घंटे के बाद आयशा ने हमें वापस ज्वाइन कर लिया। आयशा से पूछ लेते हैं, ज़रा किधर गायब थी आप? मैं गायब कहीं पर नहीं थी, आप जानती हैं। वैसे चलें ऑन एयर के लिए मैं बता देती हूँ, ट्रैफिक के अंदर जब बंदा फंस जाए ना तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे इत्मीनान ये था कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होस्ट जो है ना मेरी, वो फैंस वेट कर रहे थे। 1 घंटा जो है ना वो चला सकती हैं। आप नहीं वेट कर रहे थे? मैं तो कर ही रही थी। आप भी मेरी फ़ैन हैं। मैं हूँ। चलो जनरली well जी, मैं आ गई हूँ और लेट्स मूव फॉरवर्ड और बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, और वो है कि टेक्नोलॉजी किस तरह से आगे बढ़ रही है और आगे बढ़कर किस तरह से वो हर फील्ड के अंदर अपने कमालात दिखा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार करदा फिल्म द नेक्स्ट सलाहुद्दीन, सबसे पहले तो ये नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सलाहुद्दीन अय्यूबी आप सब जानते हैं कि 12वीं सदी के अंदर उन्होंने बैतुल मक़दस यानी कि फ़लस्तीन को किस तरह से फ़तह किया था और हुक्मरानी भी की थी। उसी के नाम पर द नेक्स्ट सलाहुद्दीन ये मूवी बनाई गई है गज़ा और फ़लस्तीन के लिए। ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, लॉन्च भी हो चुकी है पाकिस्तानी सिनेमा में। ये तारीख रकम करने के लिए तैयार है। 30 जनवरी बताया गया कि पूरे मुल्क के अंदर ये जितने भी सिनेमाज हैं उनके अंदर ये लग जाएगी। एंड देन जब ये लग जाएगी तो फिर हम सब इसको देख सकेंगे। इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन, कुछ डायलॉग्स इसके बड़े ज़बरदस्त हैं। इफ़ नॉट यू देन हु, तो बड़ी पावरफुल, बड़ी इम्पैक्टफुल फिल्म होने जा रही है। इसके प्रोमो से देखकर तो हमें यही लग रहा है। और जो फ़लस्तीन के मजलूम आवाम है उनकी आवाज़ बनने जा रही है। एक लिहाज से उनके साथ इज़हार यकजहती भी है इस फिल्म के पीछे। और पाकिस्तान की ये पहली AI फुल जो फीचर्ड फिल्म है ये होने जा रही है। तो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त फिल्म मैं तो देखने वाली हूँ। भाई अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं, इसके पीछे वजह क्या थी, क्यों बनाया गया है, एंड देन व्हाई नाउ, इस टाइम पर क्यों। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोड्यूसर आसिम इस्माइल साहब, उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड फरहान सिद्दीकी साहब डायरेक्टर हैं जो इस फिल्म के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, बहुत ही खूबसूरत ये प्रोमो, बहुत ही ज़बरदस्त। लग नहीं रहा कि पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में अच्छा काम नहीं होता, बट पाकिस्तान में पहली मर्तबा बनी है तो हमारे लिए एक नई चीज़ है। किसका आइडिया था ये? आइडिया तो अल्लाह ने मेरे जहन में डाला था। और वो यही था कि गज़ा को देख के चाहे मुसलमान हो नॉन मुस्लिम हो, हर एक का दिल जो है वो करता है, और उनके लिए जो कोई कुछ कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है। चूँकि मैं इस फील्ड में था तो मेरे जहन में आ गया व्हाई नॉट डू समथिंग डिफरेंट, कि हम गज़ा के नौजवानों को ये मैसेज अक्रॉस कर सकें कि तुम ही में नेक्स्ट सलाहुद्दीन मौजूद है। दैट वाज द आइडिया। उसके ऊपर ये मूवी बनाई मैंने। दैट्स ग्रेट। और उसके बाद फिर टीम बनाने का अमल आपने फरहान साहब को क्यों चूज किया? आइडिया पिक किया, उसका वो बनाया, फरहान को अपना विजन कन्वे किया पूरा। उसके बाद फिर राइटिंग और पूरी प्रोडक्शन माशाल्लाह फिर वो सारी चीज़ें फिर हमारे हाथ में आ गई। तो राइटिंग को काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि इसमें जो करंट सिचुएशन होती है उसको हमने लिया। तो मैं कनेक्ट था उन लोगों से जो वहाँ पे गाज़ा में थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग मीडिया पे नहीं देखते, वो इस फिल्म में आपको ग्राउंड रियलिटी आपने दिखाने की इस फिल्म में कोशिश आपको की नज़र है। आएगी। और दूसरा कि जो इन्फ्लुएंस भी लेना था दी सलाहुद्दीन से, तो हर बंदा, हर जेंजी सलाहुद्दीन हो सकता है। ज़रूरी है आपको तलवार उठाएं, आप पेन भी उठा सकते हैं, आप कैमरा भी उठा सकते हैं। तो जो आपकी हुनर है उसमें आप करीज लें और आगे बढ़ें। उन्होंने उस वक्त के हिसाब से तलवार उठाई थी। यहाँ पर हमारा तो सबसे पावरफुल टूल हम भी जैसे नेक्स्ट हम भी सलाहुद्दीन है, हमने AI को उठा लिया। अब क्योंकि AI हम शूट वहाँ नहीं कर सकते थे गाज़ा में जाके, फ़लस्तीन में जाके,
तो एआई से मदद मिली कि हम लोकेशंस बिल्कुल वही ले लें, कैरेक्टर हमारे मुताबिक हो जो कि सलाउद्दीन से लगता हो, तो वो एआई ने बड़ा मजबूती से हमको उसके साथ बेनिफिट मिला। राइटिंग बड़ी पावरफुल लग रही है। जो डायलॉग्स अभी हमने देखे हैं, कुछ अभी तो कुछ झलकियां देखी हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, उसके पीछे क्या थॉट्स थी राइटिंग्स के लिए, क्योंकि मूवी में डायलॉग और पंच लाइन बहुत ज़रूरी होती है, तो राइटिंग्स तकरीबन इसको 12 दफ़ा लिखा गया है। 12 दफ़ा? राइटिंग, ड्राफ्ट, फिर राइटिंग, फिर ड्राफ्ट, फिर जो है रिदम होते हैं, इंटरनल रिदम होता है मूवी में, एक्सटर्नल रिदम होता है, तो वो कनेक्ट पैदा करना, अगर एक डायलॉग हो रहा है तो फिर मैच कटिंग होती है, तो ये सारे एक मैथमेटिक्स साइंस है पूरा मूवी। तो उसके मुताबिक जो है आपकी राइटिंग जितनी, स्क्रिप्ट जो है हीरो है, स्क्रिप्ट आपकी मज़ेदार है तो आपकी फिल्म हिट हो जानी है। डेफिनेट उसके साथ साथ एक स्क्रीन प्ले भी होता है, फिर स्क्रीन ठीक प्ले है, फिर होता है आपका। कहानी का होना बड़ा ज़रूरी है। तो जी। कहानी का आइडिया आप लोगों ने फिर बैठ के डिसाइड किया कि कहानी कुछ इस तरह से एक लड़के की होनी चाहिए, वो क्या सारा प्रोसीजर था या प्रोसेस था, उसको कोई आप एक्सप्लेन कर दीजिए। इसमें फरहान का ज़्यादा हाथ है, मेरा हाथ होता है डेवलपमेंट में, आइडिया के अंदर हाथ होता है, फिर उसके बाद फीडबैक, ये तैयार ये करता है, फीडबैक मैं देता हूँ, तो इस तरह से मिल के एक टीम बन जाती है, लेकिन डेवलपमेंट में मेजर हाथ जो है वो फरहान का रहता है। फरहान आप बताइए फिर क्या प्रोसेस था, सारा थिंकिंग प्रोसेस क्या था कि आपने कैसे सोचा कि एक लड़का होना चाहिए, और फिर उसके ऊपर पहले सलाहुद्दीन का ख्याल था या फिर कहानी थी और फिर आपने सोचा कि इसका नाम नेक्स्ट सलाहुद्दीन हमको होना कोई चाहिए? एज अ पर्सन भी लेना था कि जिसने कुछ किया वो। Okay. अब गाज़ा में सलाहुद्दीन का ही आ रहा होता है। अब प्लस ये कि हमको सलाहुद्दीन को नहीं दिखा सकते, वो फिर बायोपिक बन जाती है। तो आज का बच्चा हमको लेना है जो फ़लस्तीनियन हो, उस पर जो चीज़ें गुजर चुकी हैं, वो किसना स्टैंड लेता है और क्या चीज़ यूज़ करता है। तो उसने मीडिया को यूज़ किया, कैमरे को यूज़ किया, कैमरे की पावर से उसने पूरी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया, और फिर जो है वो उसने फतह हासिल की। थोड़ा अच्छा, सा फतह जो है फिर उसने इस तरीके से नहीं, जिसने होती है एज अ गाइडर, बिल्कुल सही, ताकि बिल्कुल सब सही। अमन से रह सके। थोड़ा सा इसकी कास्टिंग के बारे में बताएं, कितने कैरेक्टर्स हैं, एआई कैरेक्टर्स इस फिल्म में, और इसकी डबिंग कितनी लैंग्वेजेस में है? अब ऑफ द रिकॉर्ड तो हम बात कर ही रहे थे, आप थोड़ा सा ऑन एयर भी बताएं। डबिंग 4 तो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, इंग्लिश में प्योर बनी है, फिर उर्दू, अरबिक, बंगला अभी इनिशियली हमने इसके अंदर रखा है, ठीक है। उसके बाद मले में आएगी इंशाल्लाह। लोकल लैंग्वेजेस में डबिंग शुरू हो गई है, जिसमें अभी पंजाबी फर्स्ट है, देन पश्तो है। ओके, ओह वाह, कास्टिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के बारे में फरहान ज़्यादा अच्छा, बेहतर वो भी इधर ही बताएंगे। जी फरहान। कास्टिंग में ये है कि हाँ, एक तो हमारा मैन कैरेक्टर यूसुफ है, क्योंकि सलाहुद्दीन का नाम असली यूसुफ ही है। तो यूसुफ है, उसकी दादी हैं, उसकी बहन है, और एक मेंटोर है। ओके, ये 4 जो है मेन पॉइंट हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं, और उनके ही जो गिर्द जो है मूवी घूम रही है। फिर एक्सटर्नल एक्स्ट्रास कैरेक्टर आते हैं, लेकिन 4 हमारे पास मेन कैरेक्टर्स। मेन कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, आपने जो बात की थी ना, सॉरी, वो मुझे याद आया, मूवी में एक सीन भी है उसके ऊपर, जब वो यूसुफ छोटा था, यंग था, स्कूल गोइंग था, तो उसकी दादी से उसने पूछा कि मेरा नाम यूसुफ क्यों रखा है सलाहुद्दीन के ऊपर, तो कहना कि क्या मैं भी तलवार उठाऊंगा? तो दादी ने कहा नहीं, सलाहुद्दीन ने वो किया था जो उनके ज़माने में रिक्वायर्ड था, तुम वो करोगे जो तुम्हारे ज़माने में रिक्वायर्ड है। कितना इम्पोर्टेंट मैसेज है ये, स्पेशली जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी दुनिया के लोग या मोमिन देख रहे हैं, मुसलमान देख रहे हैं, कि अपने आप को अपडेटेड रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इवन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। मज़हब भी यही सिखाता है। मज़हब भी हमारा यही सिखाता है। फरहान, मैं ये चाहूँगी अभी पता है कि रिस्पॉन्स अभी तक, फीडबैक, क्योंकि ये प्रीमियर तो इसका हो चुका है, ये कैसा अभी तक मिला है? रिस्पॉन्स हमने एक स्क्रीन की थी, इतने लोग आ गए थे, हमको दूसरी भी करनी पड़ी। इतने लोग आ गए, हमको तीसरी भी करनी पड़ी है, क्योंकि हमने 6 एडवांस बुकिंग करवाई थी। उसके बावजूद लोग जो है वो सीढ़ियों पे बैठे, खड़े होके भी देखी। तो काफ़ी लोगों ने देखा, और बहुत सारे मीडिया वाले आए थे, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आए थे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, ना सिर्फ पाकिस्तान से, बल्कि जहाँ जहाँ ये हमने दिखाया है, ये मार्च में कैन फेस्टिवल में लगने वाली है, तो वहाँ से भी रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है। और चाइना में हम लोगों ने अप्रोच किया है, ओके, तो उन लोगों ने भी किया है कि और हम अभी लोग भी ये इसको दिखाएंगे। जो आप बताए थे कि मलेशिया भी में, जाने वाली है, हांगकांग में बात हो रही है। ठीक तो है। क्या मीना एक्सपेक्टेशंस रीजन हैं में फिर बात हो रही आपकी इस मूवी से, पूरी दुनिया से? एक्सपेक्टेशन तो बड़ी सिंपल सी है, गजा का कोई नौजवान ये समझ ले कि मैं ही नेक्स्ट सलाहुद्दीन हूँ, कोई एक भी, तो सारी मेहनत वसूल हो जाएगी इंशाल्लाह। डेफिनेटली, ये उम्मीद जो है ना, यही हमें आगे लेकर चलती रहती है, और अभी तो हम देख भी रहे हैं कि इस पर काम भी हो रहा है। आप भी डेफिनेटली कनेक्टेड तो होंगे न्यूज़ के साथ, जो पीस बोर्ड बनने वाला है और ट्रम्प जो है उसको लीड कर रहे हैं। लेट्स होप अच्छा हो, उसके ऊपर हम यही बात करेंगे। थोड़ी सी ज़रा फाइनेंसेस की बात कर लेते हैं।
कि एक मूवी जब बनती है तो हमेशा ये होता है कि भाई इस बड़े पैसे लगे हैं, मूवी बनाने के लिए बहुत पैसे चाहिए। यहाँ पर तो ना आपको कैरेक्टर्स को पैसे देने हैं, ना आपको कोई लोकेशन के पैसे दे रहे हैं, ना कोई क्रू है, ना कोई इक्विपमेंट है, तो फिर क्या इसके अंदर बहुत ही कम पैसे लगते हैं? इसके अंदर जनरली अगर आप कहें ना कि थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वरना फेल हो जाएंगे आप। ठीक है। आम मूवी के अंदर क्या होता है कि हीरो हीरोइन की वजह से भी सेल हो जाती है स्टोरी लाइन, अगर कहीं थोड़ी सी वीक भी हो तो। लेकिन इसके अंदर अगर स्टोरी लाइन वीक हो, कॉन्सेप्ट वीक हो, तो फिर आप इसको कुछ नहीं कर सकते, नहीं चला सकते। तो इसका पहला तो मगज वो है, ब्रेन। उसके बाद अगर आप यूं देखना चाहें कि अगर इससे पहले 3D एनिमेशंस थी जिस पे चीज काम होते थे, 3D एनिमेशन की समझ लें कि 60-70% कॉस्ट आती है AI के अंदर काम करने में। अच्छा, और रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि 3D एनिमेशन इज बहुत महंगी होती है। और अगर आप कहें कि रियल शूट के मुकाबले में, तो फिर डिपेंड करता है कि रियल शूट में अगर आप सलाउद्दीन टाइप की मूवी बनाते हैं तो उसमें तो आपको वो पूरा सब कुछ वाले जाके शहर ही बसाना पड़ेगा आपको, तो वो तो फिर एक एक्सट्रीम, फिर वो अर्तुगरुल टाइप की 2-3 साल में बनेगी। अच्छा, एक बड़ा टेक्निकल सा मेरा सवाल है, आप कोई एक ह्यूमन अगर एक्टर है, असल एक्टर है, फिजिकल एक्टर है, आप उसको बता सकते हैं मुझे ये इमोशन चाहिए, यहाँ से ऐसे करना है, ऐसे करना है। AI को आप कैसे गाइड करेंगे? आप यही बिल्कुल यही बता सकते हैं, प्रॉम्प्ट कर सकते हैं पूरा। प्रॉम्प्टिंग होती है इसमें, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है, और AI उस एक्टर से ज़्यादा समझता है। अच्छा जी, अगर आप ना करें वो बेचारे जो बाकी एक्टर्स हैं उनको निकाल के सबने कहना है AI के ऊपर ही बना लिया है। देखिए, जो मैं इस 2066 में मई में बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है AI में, तो जो आप बोल रही हैं वो होने वाला है 30th जैन को ये पूरे पाकिस्तान के सिनेमाघरों में होगी। तो कोई मैसेज आप दोनों एक एक करके देना चाहें? AI is here and it's not going anywhere. So let's do our best कि हमारी आने वाली नस्ल के लिए हम जितना बेहतर इस्तेमाल कर सकें उसका, उसमें यूज़ कर सकें, बजाय इसके कि वो मूवीज़ दिखाएं जिसको देख के बस एंटरटेनमेंट होती है और फिर आप चले जाते हैं। ऐसी मूवीज़ बनाएं जिसमें लर्निंग हो, पैशन हो, कुछ सीख के जा रहे हो, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। बिल्कुल, आप कोई मैसेज? इसमें यही है कि मैं यंगस्टर्स को, जो जेंजी हैं, उनको मैं दूंगा कि अपडेट करें अपने साथ। तो AI होने वाली है, उसको सीखें और जितना भी अपडेट कर सकते हैं AI को जो है ना थाम लें। AI को नहीं थामेंगे तो आप पीछे हट जाएंगे। AI हमें ना थाम ले, ये अगर आपने नहीं थामा तो आपको थाम दुनिया के साथ तरक्की करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अपनी रूट्स, अपनी ह्यूमननेस को नहीं भूलना चाहिए। मैं बस यही कहूँगी। बहुत शुक्रिया आपका आसिम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। फरहान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आगे और भी मूवीज़ आने वाली हैं, आप ये बता रहे थे, उनके लिए भी बहुत बहुत एक पहले से ही मुबारकबाद। आई होप ये फिल्म बहुत अच्छा करे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाकी दुनिया के अंदर भी। जनाब, वक्त हमारे इस सेगमेंट का हो चुका है ख़त्म। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद, लेकिन 30 जनवरी को लाजमी जाइएगा अगर आप भी सिनेमा जाने के शौकीन हैं। नहीं भी शौकीन तो लाजमी जाइए ये मूवी देखने के लिए। आई एम श्योर आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, एक मरतबा फिर से हाजिर हैं। आज है इंटरनेशनल कस्टम्स डे और इस दिन की मुनासबत से आज हम बात करेंगे कि इस हकीकत की याद दहानी कराता है हमें ये दिन कि कस्टम्स महज महसूलात या रेवेन्यू जमा करने वाला इदारा नहीं है, बल्कि कौमी मईशत, सलामती और जायज़ तजारत के तहफ़्फ़ुज़ का मजबूत तरीन सतून है। पाकिस्तान के सबसे बड़े पोर्ट सिटी यानी कि कराची में कस्टम्स इन्फोर्समेंट जदीद चैलेंजेस से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स को मौसर तौर पर बरूए कार ला रहा है, ताकि एक तरफ सामान की तेज़ और शफाफ क्लियरेंस मुमकिन बनाई जा सके और दूसरी तरफ स्मगलिंग की रोकथाम हो सके, अंडर इनवाइसिंग और गैर कानूनी तिजारत के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सके। अच्छा, अगर हम माजी की बात करें तो गुज़श्ता 1 साल के दौरान कराची कस्टम्स ने इन्फोर्समेंट के मैदान में नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं, जिससे कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने वाली जो सरगर्मियां हैं उनकी रोकथाम भी मुमकिन हो सकी है किसी न किसी हद तक। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोइनुद्दीन अहमद वानी साहब ने, जो कि कलेक्टर कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची हैं। उनको वेलकम करेंगे अपने शो में। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप बताएं इस इंटरनेशनल कस्टम्स डे के हवाले से इसका मौजू बुनियादी तौर पर क्या है, इसको मनाने का मकसद क्या है? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल कस्टम्स डे तकरीबन कोई 70 साल से मनाया जा रहा है। ये सबसे पहले 1953 में 26 जनवरी को मनाया गया और उसके बाद से ये हर साल मनाया जाता है। और जब भी ये मनाया जाता है पूरी दुनिया में एक ही दिन, एक ही तारीख मनाया जाता है, तो हर साल उसकी एक खास थीम होती है, एक खास टॉपिक होता है जो जिसके ऊपर ये मनाया जाता है। इस साल जो इसका टॉपिक है वो कस्टम्स प्रोटेक्टिंग सोसाइटी थ्रू विजिलेंस एंड कमिटमेंट, यानी कि माशरे की निगरानी
और हिफाजत वाबस्तगी के साथ। तो ये बुनियादी तौर पे इस दफ़ा के जो हमारी जो थीम है पूरी दुनिया में कस्टम्स की, वो ये है कि हमने माशरे की निगरानी और हिफाजत कमिटमेंट के साथ कैसे करनी है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर लें, ओवर द इयर्स हमारी कस्टम्स कलेक्शन के अंदर हमारी इकोनॉमी को कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है एंड क्या ये बढ़ी है वक्त के साथ साथ, और इसके अंदर डेफिनेटली शफाफियत का भी हम जिक्र करेंगे, आगे जाके एड्रेस करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन ओवरऑल आपको लगता है कि बढ़ी है हमारी महसूलात या रेवेन्यू कस्टम्स के थ्रू? देखिए जी, हमारे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उसका एक बहुत बड़ा इन्हिसार जो है वो महसूलात के ऊपर होता है, और वो उसमें महसूलात में डायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं जिस तरह का इनकम टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं। तो अगर हमारा जो तमाम महसूलात का हुजम देखा जाए जो कि तकरीबन कोई 9 खरब से ज्यादा है, तो उसमें कोई 40-45% से ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो कस्टम्स की होती है। कस्टम्स ना सिर्फ वो महसूलात डायरेक्टली वसूल करती है, बल्कि बहुत सारे महसूलात ऐसे होते हैं जो कि वो ऑन द बिहाफ ऑफ इनकम टैक्स और ऑन बिहाफ ऑफ सेल्स टैक्स भी कलेक्ट करता है पोर्ट्स के ऊपर। तो उसका तकरीबन 45 से 50% जो हमारी टोटल महसूलात है उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो कस्टम्स का है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो सबसे बड़ा जो इनकम का सोर्स होता है वो रेवेन्यू कलेक्शन होता है थ्रू टैक्सेस। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बताएं डॉक्टर साहब, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं और इस सिस्टम में सबसे बड़े कस्टम्स को चैलेंजेस क्या दरपेश होते हैं जब आप लोग इस पर काम कर रहे होते हैं? असल में अगर आप ये देखें पूरी दुनिया के अंदर जो टैक्स है वो कभी भी कोई शख्स जो है वो खुशी से नहीं देता। उसकी बहुत सारी उनके पास तावीलात मौजूद होती है और उनकी कोशिश होती है कि इस टैक्स को जितना अवॉइड किया जा सके उसको अवॉइड करें। अब उसको दो तरीके से अवॉइड किया जाता है। एक तो अवॉइड ये किया जाता है कि जब वो उनकी इंपोर्ट्स हो रही हैं तो वहां पर वो अंडर इनवॉइसिंग करे, उसकी जो कीमत है वो कम शो करें ताकि उसके ऊपर जो है वो ड्यूटियां टैक्सेस कम हो। उसके बाद वो मिस डिक्लेरेशन करते हैं, यानी कि वो कुछ गुड्स जो है डिक्लेयर कुछ करेंगे और मंगाएंगे कुछ, और उसके बाद फिर गैर जरूरी किस्म की उसके ऊपर एग्जेम्पशंस भी लेने की कोशिश करेंगे जो कि कानून के अंदर लागू नहीं। तो एक तो तरीका ये है कि जिसके जरिए वो टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, और दूसरा जो एक बहुत बड़ा टैक्स बचाने का तरीकेकार है वो है स्मगलिंग के जरिए। आपको पता है कि पाकिस्तान एक के लिए या जितने भी हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसके अंदर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो चीजें जो कि पाकिस्तान में डिक्लेयर्ड रास्तों से आनी चाहिए, पोर्ट्स के जरिए आनी चाहिए, एयरपोर्ट्स के जरिए आनी चाहिए, उन चीजों के लिए कोशिश की जाती है कि वो चीजें स्मगल करके पाकिस्तान के अंदर लाई जा सके ताकि उसके ऊपर ड्यूटी एंड टैक्सेस को बचाया जा सके। तो ये बुनियादी तौर पे दो तरीके हैं टैक्स को बचाने के, एक मिस डिक्लेरेशन और अंडर इनवॉइसिंग करके, और दूसरा स्मगलिंग करके। और यहाँ पर जो है वो कस्टम्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो इन दोनों चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं, मिस डिक्लेरेशन को रोकने की कोशिश करते हैं कि ये जो भी शख्स स्मगलिंग तो चले बात की बात है, उससे पहले अंडर इनवॉइसिंग करना या मिस डिक्लेरेशन करना, ये कस्टम्स ऑफिसर्स या वहाँ पर जो अमला मौजूद होता है उनके बगैर तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भी इतना तजुर्बा भी होता है और आप लोग जानते भी हैं। एंड देन हियर इज अ टफ वन फॉर यू कि इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं कि करप्शन भी होती है। इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जाता है कि करप्शन ना हो, या फिर जो भी इस बदउनवानी में मुलव्विस पाया जाए उसके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई की जाती है? असल में देखिए, ये तो जहां पर भी जो भी महकमा कहीं पर काम कर रहा है, कहीं पर अदालती निज़ाम है, कहीं पर पुलिस का निज़ाम है, कहीं पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम है, वहां पर ये इल्जामात तो लगते हैं। उन इल्जामात में कभी कभार सदाकत भी होती है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कभी कभार मुबालगा आराई भी होती है। जिस तरह इल्जाम ये लगता है कि जी फलानी जगह पर अगर जुर्म हो रहा है तो जी ये पुलिस उसके अंदर इन्वॉल्व है, या अगर अदालत से रिलीफ मिला है तो अदालत उसमें इन्वॉल्व है, या फिर अगर कहीं पर नाजायज तजावजात हैं तो उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये इल्जामात लगते भी रहते हैं। लेकिन अगर आप उसमें ये देखें जहां पर ये इल्जामात लगते हैं वहां पर कस्टम्स ही, अगर हम लोग सिर्फ वो वाला डाटा आप लोगों के साथ शेयर कर सकें कि जिन जगहों पर पार्टी ने डिक्लेयर कुछ और किया और हम लोगों ने उसकी डिक्लेरेशन को करेक्ट किया
और उसके नतीजे में कितना ज्यादा रेवेन्यू को फायदा हुआ। मतलब जिस तरह मैं आपको कराची में बताऊं कि कराची में हम लोगों ने एक साल के अंदर 41 अरब रुपए के तकरीबन जो है वो एंटी स्मगलिंग के केसेस किए। अब ये जो एंटी स्मगलिंग के केसेस हैं, इसका ना सिर्फ डायरेक्ट एक इम्पैक्ट होता है बल्कि एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी होता है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है कि वो अशिया जो कि स्मगलिंग के लिए प्रोन होती हैं, उन चीजों की फिर कानूनी दरामद शुरू हो जाती है। और उसका हम लोगों ने जब डाटा का एनालिसिस किया तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी अशिया में 30 से 35% उन चीजों की इंपोर्ट जो है वो बढ़ी। हाँ, जहां पर कभी कभार इस तरह की शिकायत मिलती हैं तो उन पे तादीबी कार्रवाई भी होती है, लोगों के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई भी होती है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होती है, जो कि किसी भी महकमे में होती है। क्या कोई ऐसा तरीकाकार या प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं डॉक्टर मोइन के जितने भी कस्टम्स के ऑफिसर्स हैं या कस्टम ऑफिशियल्स हैं वो अपने एसेट्स डिक्लेयर करें या फिर उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो? बिकॉज आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन कि जब भी कस्टम्स की नौकरी या कस्टम्स ऑफिशियल्स की बात आती है तो देयर इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन अबाउट करप्शन एज वेल, कि ये करप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की गई है कि मेक श्योर किया जाए कि बदउनवानी कम से कम हो? लेकिन एक तो ये जो डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स है, ये तो सिर्फ कस्टम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो सरकार है पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है। मैं कह रही हूं कि कुछ ज्यादा किया जाता है। नहीं, मैं मुझे लेट मी कंप्लीट। तो जो भी सरकारी मुलाजिम आता है तो वो अपने एसेट्स को डिक्लेयर करता है और वो हर साल उसको डिक्लेयर करने पड़ते हैं खास डेट के ऊपर। अब बेहतरी किस तरह से लाई जा रही है और टेक्नोलॉजी को किस तरह से इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि मजीद चीज़ों को शफाफ बनाया जा सके? अच्छा, जहां तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है तो मैं ये चीज ना बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि जो FBI का महकमा है, तमाम सरकारी महकमों के अंदर मेरे ख्याल में जितना सबसे पहले टेक्नोलॉजी को इसने इंट्रोड्यूस किया और जितने बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया, हमारा कोई महकमा इस वक्त पाकिस्तान की सरकार का वो नहीं कर रहा। आपने जितनी इंपोर्ट होती है, जितनी एक्सपोर्ट्स होती हैं, उसके लिए जितनी डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑनलाइन फाइल की जाती है, उसके ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑनलाइन कैलकुलेट होते हैं, उसकी एग्जामिनेशन जो है एक फेसलेस मोड के अंदर होती है और उसके ड्यूटी एंड टैक्सेस भी उस तरह से पे किए जाते हैं और वो एक डिजिटल मोड के अंदर वो चीजें क्लियर होती हैं। इस वक्त हमारा 50% से ज्यादा जो हमारी गुड्स हैं वो ग्रीन चैनल के जरिए क्लियर होती है। यानी कि एक आदमी अपने दफ्तर में बैठे बैठे कंसाइनमेंट फाइल करता है, दफ्तर में बैठे बैठे उसके ड्यूटी एंड टैक्सेस पे करता है और वो सिस्टम को मैसेज चला जाता है और वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसी तरीके से जो हम लोगों ने हमारा जो एंटी स्मगलिंग है उसके अंदर भी हम लोगों ने डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशंस लेकर आ रहे हैं जिसके जरिए ये तमाम चीजें, और फिर हमारा एक कार्गो ट्रैकिंग का मॉड्यूल है वो भी हमारा ऑलमोस्ट लॉन्च हो चुका है। इसके साथ हमारे पास एक हमारा जिस तरह आजकल तो लोग AI की बात अभी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी आप उसको एक AI बेस्ड सिस्टम ही समझ लें, जो कि बुनियादी तौर पे वो आइडेंटिफाई करता है कि किन कंसाइनमेंट में रिस्क है और किन कंसाइनमेंट में रिस्क नहीं है और उस बेसिस के ऊपर जो है हम लोग कंसाइनमेंट क्लियर करते हैं। डॉक्टर मोइनुद्दीन वानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान में ये जो कस्टम्स का इदारा है उसके अंदर कैसे बेहतरी लाई जा रही है, कैसे उसमें टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा रहा है। इनफैक्ट वो तो कह रहे हैं कि बाकी जितने भी इदारे हैं उनसे बेहतर तरीके से इसके अंदर FBR में और इसमें काम किया जा रहा है। आई होप ऐसा ही हो और करप्शन अगर कहीं पर हो रही है तो उसका भी खात्मा किया जा सके। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब बात करेंगे इस सेगमेंट में हम एक ऐसे यंग टैलेंट की जो इस्लामाबाद में जापानी ज़बान का एक तकरीरी मुकाबला हुआ, उसमें वो टैलेंट उभर कर सामने आया। मुल्क भर से 60 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हिस्सा लिया था और इनमें 24 जो हैं वो मुंतखब हुए थे जो पार्टिसिपेंट्स थे। और इसका उन्वान जो था ना वो माई ड्रीम यानी कि मेरा ख्वाब था। और इस इवेंट को जीता किसने, इस कंपटीशन को? इस कंपटीशन को जीता है 15 साल वदिया फातिमा ने और वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जापान की जानिब से जापान के सिफारत खाने में ये मुनक्किद किया गया था मुकाबला और पाकिस्तानी तलबा ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो वदिया फातिमा किस तरह से इस मुकाबले का हिस्सा बनी, उनको जापानीज़ लैंग्वेज का शौक़ कब हुआ और अब वो कितनी फ्लुएंट है, ये सब जान लेते हैं। उनसे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। कंग्रेचुलेशन सबसे पहले तो ये मुकाबला जीतने के लिए। कहाँ से आपको जापानीज़ लैंग्वेज का कहाँ से शौक़ हुआ वदिया? जापानीज़ जापान इटसेल्फ से बात करते हैं। Ever since I was like 4 years old,
आपको तो याद होगा डोरेमोन शिनचैन आया करते थे वो टीवी पे, तो तब से ना मैं देखी जा रही थी कि ये इनकी सीनरी मैं बड़ा इंजॉय करती थी इस चीज़ को। इस कंपटीशन के बारे में बताइए, कहाँ से आगाज़ हुआ, कब आपने सोचा कि मुझे अप्लाई करना है, एंड देन ओवरऑल पूरा जो आपका सफ़र रहा इस कंपटीशन का वो कैसा रहा? एक दिन मैं अपनी मामा के साथ ना एक कैफ़े पे गई और वहाँ पे एक सेमिनार हो रही थी जापान पे, एंड मैंने देखा कि जापान लिखा हुआ है, तो मैंने मामा को कहा चले ऐसी मज़े के लिए जाके बैठाते हैं, और उन लोगों ने हमें अलाउ भी कर दिया। हम आ गए, हम बैठे, वो डिस्कस कर रहे थे, जापान पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, उसमें हमने भी इंटरेस्ट ली। बट देन उनने ना मेंशन किया एक जापानीज़ कॉन्टेस्ट हो रहा है, लाइक स्पीच कॉन्टेस्ट हो रहा है, एंड पहले मैं तो उस पर करने का मेरा कोई प्लान था ही नहीं, बट मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि आप करो, क्योंकि उनने मेरी थोड़ी बहुत सुनी भी हुई थी जापानीज़, तो उन्होंने कहा तुम कर लोगी। मैंने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता, मुझे आती भी नहीं है प्रॉपर जापानीज़, हाउ डू यू थिंक मैं जाके जापानीज़ नेशन वाइड जापानीज़ कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूँ, हिस्सा लूँ। तो फिर करते कराते उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया। मैंने पार्टिसिपेशन की, एंड समहाउ विद इन 2 वीक्स मैंने मेमोराइज की अपनी स्पीच, मैंने लिखी, एंड थोड़ा सा देख लेते हैं ना आप कितना फ्लुएंट हैं अभी तक। आप अपना थोड़ा सा टेस्ट करने लगी हैं आप? टेस्ट लेने लगी हूँ मैं। बताएं ना, जापानीज में कुछ बताएं अपने बारे में। ओके, konnichiwa, watashi no namae wa Wadia Fatima desu, watashi wa 15 歳です、kokusei desu। इसमें वदिया फातिमा ही समझ आया। वदिया, इसको बता भी दिया आपने, क्या बता देती मैंने क्या कहा है। मैंने कहा है कि माय नेम इज़ वदिया फातिमा, आई एम 15 years old and I am a high school student। ओह दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट किया वो ये कि जब आपने ट्रांजिशन किया ना जापानीज़ लैंग्वेज में, आपकी आवाज़ भी तब्दील हो गई और आपका लहजा भी तब्दील हो गया, एक्सेंट भी तब्दील हो गया। क्या ये ज़रूरी है, या फिर जिस लैंग्वेज में या जिस लहजे में आप बात कर रहे होते हैं, उर्दू में या इंग्लिश में, उसमें भी की जा सकती है? सी, अगर आप एक्सेंट लाना चाहते होते हैं ना किसी लैंग्वेज में, तो आप अपनी टोन थोड़ी बदलते हैं ऑलवेज। अगर आप खुद ट्राई करें कभी इंग्लिश का वो जो एक अमेरिकन एक्सेंट लाने के लिए कोशिश करें, तो ऑब्वियसली आप अपनी आवाज़ को थोड़ा ट्यून करेंगे, थोड़ा डिफरेंट करेंगे। एंड आई नो एवरीवन नोटिसेस दिस कि मैं जब जापानीज़ में बात करती हूँ, मैं थोड़ी हायर पिच में बात। इज इट डिफिकल्ट ट्रांजिशन करना लहजे के अंदर? फॉर मी पर्सनली नो, मुझे कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं होती, बट इफ आई आस्क एनीवन एल्स तो वो कहते हैं यस। अच्छा, सिर्फ जापानीज ही या फ्यूचर में आप और लैंग्वेजेस को सीखने में भी इंटरेस्ट है आपका? डेफिनेटली, आई लव एक्सप्लोरिंग डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड एवरीथिंग। अभी मुझे जर्मन में भी इंटरेस्ट हुई थी, बिकॉज वो पाकिस्तान में काफ़ी वो वाइड स्प्रेड है। चाइनीज़, जर्मन, कोरियन एंड जापानीज ऑब्वियसली। जो टॉपिक था, जो थीम था, इट वाज माय ड्रीम, राइट? सो व्हाट वाज योर ड्रीम? और बाकी जो 24 टोटल पार्टिसिपेंट्स थे, किसका ड्रीम ऐसा था जिसको सुन के आपको लगा या कि ना ओके इसके साथ मेरा मुकाबला है, ये मुझे हरा सकता है या हरा सकती है? मेरा ड्रीम तो was to travel the world। it's actually my dream कि मैं ट्रैवल करूँ वर्ल्ड को। एंड जो मुझे लग रहा था मेरे अगेंस्ट, थोड़ी मुझे फील हो रहा था कि they might win, was someone who was talking about their parent who had passed away unfortunately। उनके फादर की डेथ हो गई थी, एंड वो बता रही थी कि my dream is to be a doctor, क्योंकि मेरे फादर का ये ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो अच्छा, समझ भी आपको उसी तरह से आ जाती है जैसे आप बोल लेती हो? या समझ तो आ जाती है, बट ऑब्वियसली एट सम पॉइंट थोड़ी कमी आती है। अभी आई एम स्टिल बिगिनर लेवल, लेकिन थोड़ी बहुत समझ आती है। लाइक इतना आ जाता है कि आई नो कि कन्वर्सेशन इतना आ जाता है कि आप एक कंपटीशन जीत जाती है। इससे ज्यादा आपने क्या सीखना है, आई थिंक। अच्छा, जो आपकी स्पीच थी ना, मैं चाहूँगी थोड़ी सी ज़रा हमें ना वो आप सुनाइए। ओके, こんにちは、私の名前はワディア・ファティマです。私は15歳です。高校生です。今日、私の夢について話したいと思います。私の夢は世界旅することです。आगे सुनना चाहिए। आपके मैं नोटिस करी थी एक्सप्रेशंस भी बदल रहे हैं साथ ही लैंग्वेज के साथ साथ। अच्छा, जब भी मैं करती हूँ ना स्पीच, तो मेरी मम्मा सबसे पहले यही बात कहती है कि तुमने एक्सप्रेशंस देने हैं, एक्सप्रेशंस नहीं दिए तो फिर कुछ भी नहीं। एनीथिंग यू वांट टू से टू योर मदर, जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया था, बिलीव किया था उस वक्त जब आप खुद भी नहीं कर रही थी। एनीथिंग यू वांट टू से? यस, ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू थैंक हर, इवन दो आई माइट बी अनोइंग समटाइम्स, लेकिन आई लव हर and she is my biggest supporter. I can see you really like K-pop. Thank you. No. Thank you, Wadia. बहुत शुक्रिया, and all the very best for the future. You're so young, mashallah. Inshallah, you'll do wonders in your future.
इंशाल्लाह मेरी दुआ है आपके साथ। और जनाब इसके साथ ही वक्त हो चुका है ख़त्म हमारे प्रोग्राम का। इस तरह के इस तरह के जो टैलेंट है, इस तरह के जो यंगस्टर्स हैं ना, ये हमें उम्मीद देते हैं कि हमारा आने वाला कल जो है ना वो बहुत अच्छा होने वाला है, और हम आपके लिए इसे लेकर आते हैं ताकि आप भी इंस्पिरेशन ले सकें और अपने बच्चों को भी सिखा सकें कि देखो दुनिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, हमारे माशरे के अंदर भी इस तरह के लोग या इस तरह के बच्चे मौजूद हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि मुल्क के लिए। और बच्चों को कार्टून देखने से कम रोकें, क्योंकि ऐसे भी चीज़ें सीख सकते हैं भाई। बच्चे। अच्छे कार्टून देखें ना, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कंटेंट कंजप्शन जो है ना बच्चों की वो अच्छी होनी चाहिए, सो दैट इम्पैक्ट भी उनके ऊपर अच्छा हो। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।